तो गाइस आज हम बात करेंगे कासल मानवा के चैप्टर नंबर 24 से आगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले इत्मीनान से बैठ जाओ, पॉपकॉर्न वगैरह है तो बगल में रख लो क्योंकि आगे काफी ज्यादा चीजें खतरनाक होने वाली हैं। और थोड़ा सा बता देता हूँ, पिछली वीडियो में हमने देखा था किम शिन लोगों ने हाशोंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। किम शिन के सारे बंदे हाशोंग कंस्ट्रक्शन के बंदों को रोक रहे होते हैं, उनसे फाइट कर रहे होते हैं और खुद किम शिन हाशोंग कंस्ट्रक्शन के किम जेहुन को पकड़ने के लिए गया होता है। और किम शिन और किम जेहुन एक दूसरे के दुश्मन स्कूल टाइम से हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं येशुल और जिंटे साथ में लड़ रहे होते हैं हाशोंग कंस्ट्रक्शन के बंदों से। और जिंटे येशुल को कहता है, ओए गोरिल्ला प्रेसिडेंट, सब कुछ सही चल रहा है ना? येशुल एक बंदे के मुंह पे थप्पड़ मार के उसको पीछे करता है और कहता है, क्या मैं और गोरिल्ला? अगर ऐसी बात है तो तू पीले बालों वाला बंदर है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जितना मैंने सोचा था तो उससे बेहतर है। अब इन दोनों के सामने से चीफ ऑफ सिक्योरिटी भी आ रहा होता है हाशोंग कंस्ट्रक्शन का, जिसका नाम होता है होंग बोमिन। और क्योंकि ये बाकियों से ज्यादा ताकतवर है इसलिए जिंटे कहता है, तो उस बंदे को देख रहा है जिसकी आंख में निशान है, वो मेरा शिकार है, इसलिए उसको छूने की गलती मत करियो। येशुल छुटर पुटर बंदों के ही उल्टे हाथ के रैपट बजाया जा रहा होता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन लोगों को देखता हूँ। वैसे जिससे तू फाइट करने की सोच रहा है उसे देख के साफ पता चलता है वो ताकतवर है, इसीलिए अगर तू उसको हैंडल नहीं कर पाएगा तो उसको मैं संभाल लूंगा। जिंटे से मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा शिकार है। ये कहते हुए जिंटे बहुत ही स्पीड में उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन होंग बोमिन उल्टा जिंटे के ऊपर ही चाकू मार देता है, जिसे जिंटे बहुत ही फुर्ती के साथ डॉज करता है। होंग बोमिन 2-3 चाकू उसके और मारता है, लेकिन जिंटे उनको भी डॉज कर लेता है और वापसी में हमला करता है अपने चाकू से होंग बोमिन के ऊपर। लेकिन इस बंदे ने भी जिंटे के हमलों को डॉज कर लिया होता है और डॉज करते करते ही एक जानलेवा हमला करता है जिंटे के ऊपर। पर जिंटे ने इस हमले से बचने के लिए अपनी बॉडी को इस तरीके से पीछे करा होता है जैसे उसके लिए ग्रेविटी मायने नहीं रखती। जिंटे थोड़ा सा पीछे आता है और होंग बोमिन कहता है, तू सच में काफी बेहतर है। आखिर तूने ये मूव्स कहाँ से सीखे हैं? तेरी मूवमेंट्स को देख के अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ये जरूर दूसरी कंट्री के हैं। तो बता, क्या तू रशिया से है या फिर चाइना से? तू यहाँ पे अकेला नहीं है जिसने दूसरी कंट्री से ट्रेनिंग ली है। आजा, तुझे काबी कीचो स्टाइल दिखाता हूँ। वैसे भी अपनी ऐसी रफ मूवमेंट्स के साथ तू मेरे सामने नहीं टिक सकता। होंग बोमिन बहुत ही फुर्ती में जिंटे के ऊपर अपने चाकू से हमला करता है, लेकिन जिंटे ने बहुत ही स्पीड में उसके उसी हाथ पे कट मार दिया होता है जिस हाथ में उसके चाकू होता है। लेकिन होंग बोमिन रुकता नहीं और दोबारा से जिंटे के ऊपर हमला करते हुए अपने मन में कहता है, इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिंटे ने इसके इस हमले को भी डॉज कर लिया होता है और इसके पैर पे एक और कट मार दिया होता है और बहुत ही पैनी निगाहों के साथ होंग बोमिन को कहता है, भले ही तो इस बिजनेस में काफी ज्यादा पुराना होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मुझे क्या बोल रहा था काबी कीचो के बारे में? अगर ये किसी नसबंदी केंद्र का नाम है तो ये काफी हैरानी वाली बात है। होंग बोमिन के पसीने छूट चुके होते हैं और अपने मन में कहता है, आखिर ये साला है कौन? मुझे बिल्कुल नहीं पता था इस जैसे बंदे कासल के अलावा और कहीं भी हैं। वहीं दूसरी तरफ किम जेहुन जो अपने ऑफिस में बैठा होता है, वहाँ की लाइट जा चुकी होती है, या फिर ये कहना सही रहेगा कि किम शिन ने वहाँ की सारी लाइट्स उड़ा दी होती हैं ताकि वो यहाँ के सारे बंदों को उड़ा सके। इससे पहले कि यहाँ पे मौत का नंगा नाच शुरू होता, किम जेहुन अपने सेक्रेटरी से पूछता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। किम जेहुन की सेक्रेटरी, जो की एक काफी ज्यादा अच्छी फाइटर है, अपना सर झुका के कहती है, मैं जल्दी ही सिक्योरिटी रूम को कॉन्टेक्ट करके पता लगाती हूँ। लेकिन किम जेहुन अभी अपने मन को ये कह के मना होता है कि अगर यहाँ की लाइट उड़ गई है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर नैम किम शिन लोगों को रोकने के लिए गए हैं और अगर डायरेक्टर नैम नीचे हैं तो किम शिन लोग ऊपर आ ही नहीं सकते। और ऊपर से किम जेहुन के पास अभी उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड भी है, यानी कि वही लड़की जिसको मैं इसकी सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। बट इन सारी बातों के बावजूद भी किम जेहुन को डर तो लग ही रहा होता है, इसलिए वो अपनी सेक्रेटरी को कहता है, जरा बाहर जाके चेक करो, आखिर बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? सेक्रेटरी अपनी तलवार उठाती है और यहाँ से जाते हुए कहती है, ठीक है, मैं अभी बाहर से देख के आई। लेकिन इतने में ही बाहर की तरफ से कुछ लोगों की चीखें इनको सुनाई देती हैं और ऑब्वियसली ये चीखें सुन के ये लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब किम शिन यहाँ पे पहुँच चुका है। चारों तरफ अंधेरा होता है और अंधेरे में हाशोंग कंस्ट्रक्शन के गार्ड्स की आवाज आ रही होती है। आखिर ये क्या, हमारे ऊपर हमला हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्टर नैम यहाँ तक किसी को आने ही नहीं देंगे। जिस बंदे ने ये बात बोली होती है उसकी कमर में चाकू पड़ता है और उसका काम 25। अगल बगल के सारे गार्ड्स को बस चीखें ही सुनाई दे रही होती
होती है, बस ये नहीं पता चल रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कोई हड़बड़ाते हुए अंधेरे में अपने हथियार निकालने की सोच रहा होता है, कोई उजाला करने की सोच रहा होता है, और एक बंदा जो अपने सारे साथियों को गाइड कर रहा होता है कहता है, अंधेरे को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हम अंधेरे में भी लड़ सकते हैं। और जैसे ये बंदा अपना चाकू बाहर निकालता है तो किम शिन का चाकू इसके अंदर चला जाता है, और अगले ही पल किम शिन एक लंबी सी जंप करके दूसरे बंदे की गर्दन साफ कर देता है। एक और बंदा जिसने किम शिन को देख लिया होता है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन किम शिन इस हमले को डॉज कर लेता है, और इस बंदे का भी बस हमें खून ही हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। जितने भी बंदे यहाँ पे भगवान को प्यारे हो रहे होते हैं उनमें बस एक ही कॉमन बात हो रही होती है, और वो ये कि वो मरते हुए चिल्ला रहे होते हैं, जो कि अंधेरे को और ज्यादा डरावना बना रहा होता है। लेकिन ये गार्ड्स कोई मामूली गार्ड्स नहीं है, ये किम जे-हुन के पर्सनल 10 गार्ड्स हैं। इसलिए एक गार्ड इतनी चीखें सुनने के बावजूद भी अपने मन में कहता है, मुझे फोकस करना होगा, मुझे सोचना होगा, मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, हाँ मैं उसको देख सकता हूँ। इसलिए बंदा किम शिन के ऊपर अपने चाकू से हमला करके कहता है, मैंने तुझे पकड़ लिया, सबके सब ये यहाँ पे है। और ये शब्द इस बंदे के जिंदगी के आखिरी शब्द बन जाते हैं। इस बंदे की चेस्ट में 2 घप किए जाते हैं और ये अप हो जाता है। अगला बंदा शिन के ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन शिन उसको डॉज करके इसकी भी टांगों में हमला कर देता है। इतने में ये एक और बंदा शिन की अंतड़ियों को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन शिन उसको भी डॉज करके इसका हाथ पकड़ के इसको पूरा आगे ही खींच लेता है, जिस वजह से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और शिन के चाकुओं से इसके पैर के निचले हिस्से में बहुत ही क्रिटिकल डैमेज इसे पहुंचता है। आखिर यहाँ पे ये सब कुछ चल क्या रहा है ये देखने के लिए एक समझदार गार्ड अपने मोबाइल की लाइट ऑन करता है, और लाइट ऑन करते ही अपने सामने पाता है काफी सारे बंदे जमीन में मरे पड़े हैं और एक अभी मर रहा है। इसलिए अपनी गन निकालता है और शिन के ऊपर बस फायरिंग करने ही वाला होता है, लेकिन शिन इसका हाथ ही काट देता है, जिस वजह से गन और मोबाइल दोनों ही जमीन में गिर जाते हैं। और देखते ही देखते मोस्टली यहाँ पे जितने भी गार्ड होते हैं किम शिन ने सबको निपटा दिया होता है। अब किम जे-हुन की रक्षा करने के लिए या फिर यहाँ पे कैंग चैंग श्योक है या फिर उसकी सेक्रेटरी अंधेरे में किम शिन को देख रही होती है और अपने मन में कहती है, ये सब कुछ पूरा 20 सेकंड भी नहीं चला और इन 20 सेकंड में इसने 10 ट्रेंड बॉडीगार्ड्स को गिरा दिया। मुझे नहीं लगता मैं इसको हरा पाऊंगी। अगर मैं इससे फाइट करके इसको रोकने की कोशिश भी करती हूँ तो जब तक यहाँ पे डायरेक्टर नैम आएंगे तब तक मैं मर चुकी होंगी, लेकिन कम से कम मैं इसको यहाँ पे थोड़ी देर रोक तो सकती हूँ। मुझे पूरा यकीन है अगर मैं इससे 10 बार फाइट करूंगी तो 9 बार मैं मर जाऊंगी। इसीलिए ये अपनी तलवार नीचे रख देती है और दोबारा से अपने मन में कहती है, मेरी यहाँ पे जान जा सकती है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं करा तो किम जे-हुन मारा जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए चुपचाप से अपने हाथ ऊपर कर लेती है और किम शिन बिल्कुल इसके बगल से निकल जाता है बिना इसे कुछ कहे। और जब किम शिन इसके बगल से जा रहा होता है तो इसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो ये कि कैसा रहेगा अगर ये लड़की पीछे से किम शिन के ऊपर अपने चाकू से हमला कर दे। लेकिन जब इस लड़की के दिमाग में ये ख्याल आया तो एक और ख्याल इसके दिमाग में आया, और वो ये कि इसके पीछे से हमला करते ही लड़की की गर्दन साफ हो जाएगी। और सिर्फ इस ख्याल से ही लड़की की हालत खराब हो चुकी होती है और अपने मन में कहती है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं इसके सामने नहीं टिक सकती। अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी जान बचाना। ये फीलिंग, ये प्रेशर बिल्कुल वैसा ही है जब मैंने पहली बार बेगडो चान को देखा था। और मेरे ख्याल से बेगडो चान वही बंदा है जिसने किम शिन के बाप और टीचर को मारा है। लड़की अपने मन में कहती है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, पीछे से हमला इंसानों के किया जाता है। दूसरी तरफ किम जे-हुन जो यहीं पास पे बैठा होता है उसको चलने की आवाज आ रही होती है और वो कहता है, हे सेक्रेटरी, क्या ये तुम हो? लेकिन कुछ सामान के पीछे से चलता हुआ आ रहा होता है किम शिन और कहता है, काफी समय बाद मिल रहा है, हमें मिले पूरे 10 साल हो चुके हैं किम जे-हुन। और इन दोनों के आमने सामने आते ही हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, यानी कि उस समय का सीन जिस वक्त ये दोनों स्कूल में पढ़ा करते थे। और उस वक्त किम शिन के फादर उसको कहा करते थे कि तुम्हें अपनी जिंदगी बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ जीनी चाहिए। किम शिन ने अपने फादर की इस बात को भुलाने की हमेशा कोशिश करी थी, लेकिन वो कभी भी भुला नहीं पाया, और स्कूल टाइम पे इस बात को ना भुला पाना उसके लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। हम देखते हैं किम शिन स्कूल से घर जा रहा होता है। इतने में ही उसकी नजर पड़ती है 3 लड़कियों के ऊपर, जिनमें से एक होती है यू शू ही, यानी कि वही लड़की जो किम शिन से पढ़ाई में मदद लेती है। बाकी की 2 लड़की यू शू ही को बोल रही होती है कि तुम्हें किम जे-हुन की पार्टी में आना होगा क्योंकि आज किम जे-हुन का बर्थडे है। यू शू ही बताती है उसे कुछ जरूरी काम है, वो नहीं आ सकती, लेकिन ये लड़कियां मान नहीं रही होती और उसे लालच दे रही होती है, वहाँ पे सेलिब्रिटीज भी आएंगे इसलिए तुम्हें आना होगा। यू शू ही के फिर भी मना करने के बावजूद ये लड़कियां अब बदतमीजी में उतर आई होती है और गुस्से में बोल रही होती है तुझे आना ही होगा। इतने में ही किम जे-हुन और उसके साथ के बंदे जो खड़े होके ये सब कुछ देख रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा जिसका नाम शैंग हुन होता है वो यू शू ही के पास आता है और उसका हाथ पकड़
पकड़ के गुस्से में कहता है, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, चुपचाप से हमारे साथ चल। जब किम जेहुन तुझ जैसी कुतिया को बुला रहा है तो तुझे चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। योशो ही खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस मुस्टंडे से वो खुद को छुड़वाएगी कैसे। और किम शिन जो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहा है और उसके फादर ने उसको कहा है अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जीनी चाहिए। वैसे भी भले ही किम शिन शरीफ बंदा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसीलिए किम शिन कहता है, चैंग हुन उसको जाने दे, नहीं तो तुझे मुझसे फाइट करनी होगी। चैंग हुन कहता है, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है? लगता है इस हरामजादे का दिमाग खराब हो चुका है। किम जेहुन को भी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, इसलिए वो भी इस चीज के लिए तैयार होता है। लेकिन फ्यूचर वाला किम शिन हमेशा ये बात सोचता है कि उसे ये फैसला कभी भी लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इस फैसले की वजह से उसे अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास होने वाला था कि जिंदगी को सम्मान से जीने की कीमत क्या होती है। ये लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं और किम जेहुन किम शिन को कहता है, अगर तू ये फाइट जीत गया तो मैं तुझे जाने दूंगा। लेकिन हैरानी वाली बात ये होती है, जिसके लिए किम शिन फाइट कर रहा था वो लड़की यहाँ से जा चुकी होती है। इसलिए किम शिन के पास अब कोई रीजन नहीं बचा इन लोगों से फाइट करने का, इसलिए अब उसका हाथ उठाने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता। लेकिन इतने में ही सामने से उसके मुंह पे मुक्का पड़ता है और किम शिन सीधा जमीन में जाके गिरता है। इसके बाद उसके ऊपर से लातें पड़ने लगती है और उसको कहा जाता है, मैंने सुना था तू काफी अच्छा लड़ लेता है। हाँ, लगता है वो सारी की सारी बकवास थी। अब से तो हमें रोज पैसे लाके देगा, क्योंकि जिस लौंडे से हम पैसे लिया करते थे उसके पैसे खत्म हो गए। तू साला बहुत ज्यादा कमजोर है, तू हमारा नया पंचिंग बैग है। किम शिन मार खाते खाते अपने मन में कहता है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं अब खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन आखिर मैं खुद को रोक ही क्यों रहा हूँ? ये लोग बुरे लोग हैं और इनको सबक सिखाना चाहिए। वैसे भी डैड ने कहा था हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल उस समय करना चाहिए जब वो जरूरी हो। इसी के साथ किम शिन के सब्र का बांध टूट जाता है और जो बंदा अब तक उसके लाते मार रहा था उसके मुंह पे एक लात पड़ती है और वो सीधा पीछे जाके गिरता है। इसके बाद दूसरा लौंडा किम शिन को गाली देता हुआ उसके पास आता है उसको मारने के लिए। ये किम शिन के ऊपर एक मुक्का मारता भी है, लेकिन किम शिन उसको डॉच करके इसके मुंह पे एक बढ़िया करके पंच बजा देता है, जिस वजह से ये भी पीछे जाता है। इतने में ही जेहुन शिन के पीछे से आता है और बेसबॉल बैट से बस उसको मारने ही वाला होता है। लेकिन शिन अपने हाथ से इस हमले को ब्लॉक करके जेहुन के मुंह पे एक बढ़िया सा पंच बजाता है, जिससे जेहुन भी सीधा पीछे जाके गिरता है। शिन अब भी जेहुन की तरफ बढ़ रहा होता है और जेहुन जिसकी नाक से खून निकल रहा है वो कहता है, रुक जा प्लीज, मेरी बात सुन, मुझसे दूर रह। मैं किम जेहुन हूँ। क्या तू पागल हो चुका है? क्या तू बहरा है? क्या तुझे सुनाई नहीं देता? मैं किम जेहुन हूँ। क्या तुझे नहीं पता? अगर तूने मुझे कुछ भी करा तो तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने कहा मुझसे दूर रह हरामजादे। लेकिन किम शिन रुकता नहीं और इसके बिल्कुल मुंह के बगल में अपना पैर मार के कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। और किम जेहुन के ऊपर से ही उसको लांग के यहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद किम शिन को एहसास होने वाला है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहीं से उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो गई थी। उसकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं किम जेहुन मार खाने के बाद सीधा जाता है अपने कंस्ट्रक्शन में, यानी कि हाशोंग कंस्ट्रक्शन में, और अपने बड़े भाई को कहता है, भाई क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? किम जेहुन का भाई किम टेहुन अपनी जगह से उठता है और किम जेहुन के पास आके कहता है, बिल्कुल मेरे भाई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैसे भी काफी समय से तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा था। आखिर हाशोंग कंस्ट्रक्शन के वारिस को मुझसे क्या चाहिए? चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात ध्यान रखना, तुम हाशोंग कंस्ट्रक्शन के वारिस हो, इसलिए तुम्हें जीना भी बिल्कुल उसी तरीके से है। इसका मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई परेशानी है तो तुम्हें उस परेशानी को अपने सामने से उखाड़ फेंकना है। और इसके अगले सीन में ही किम टेहुन ने अपना काम कर दिया होता है। हम देखते हैं किम शिन के फादर के ऑफिस का सीन, जहाँ पे उनको डिमोट कर दिया होता है, और वो भी इसलिए क्योंकि उन पे इल्जाम लगा होता है कि उन्होंने घूस ली है। लेकिन उनके साथ के जो काम करने वाले होते हैं उनको भी ये बात पता होती है कि ये बंदा कभी भी घूस नहीं ले सकता, बल्कि किम जेहुन के फादर इतने ज्यादा ईमानदार होते हैं कि अपने साथियों को एक स्माइल के साथ कहते हैं, चाहे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी सजा मंजूर है। भले ही मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और फ्यूचर वाला किम शिन हमेशा यही सोचता रहता है कि उसके फादर ने कभी भी अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर नहीं दिखाई। उन्होंने कभी भी ये किसी को सो होने नहीं दिया कि ईमानदारी की जिंदगी से उन्हें कुछ नहीं मिला। किम शिन के फादर ने कभी भी अपना दुख अपने बेटे तक को नहीं बताया। तो खैर, स्कूल वाला किम शिन अपनी क्लास में बैठा होता है। इतने में ही क्लास में किम जेहुन और उसके साथ के काफी सारे बंदे आ जाते हैं जो बेंचों में लात मार के उनको इधर उधर फेंक रहे होते हैं। किम जेहुन किम शिन के पास चेयर लगाता है और आराम से उसमें बैठ के कहता है, अबे ओए, आखिर तो क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? तुझे अब मुझसे क्या चाहिए? यहाँ से चला जा। वो सब तो ठीक है, मैंने सुना कि तेरे बाप को जॉब से डिमोट कर दिया गया है। मैंने सुना है वो किसी से घूस ले रहा था। अबे
ये सुन के इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहा है? ये तो बस शुरुआत है। मैंने तुझसे पहले ही कहा था मुझसे दूर रह, और अब तेरा पूरा परिवार मेरी दया पे चलेगा। किम शिन को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके फादर ने अपनी जिंदगी हमेशा इज्जत से बिताई है, ईमानदारी से बिताई है, और किम जेहुन जैसे बेमानों की वजह से उन्हें डिमोट होना पड़ा है जॉब में। लेकिन ये बेमान अब भी बोल रहा होता है, देख इन बातों में ज्यादा ध्यान मत दे, अगर तू चाहता है मैं तुझे माफ कर दूं तो अपने घुटनों के बल बैठ के मुझसे यहाँ पे माफी की भीख मांग, या फिर तू चाहे तो मेरे जूते भी चाट सकता है। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं इस बारे में सोचूंगा कि तेरे साथ क्या करना है। अगर तूने ऐसा नहीं करा तो तेरा बाप अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा, और ऐसा तभी होगा जब तू मेरा कहना नहीं मानेगा। किम शिन का दिमाग खराब हो चुका होता है और वो गुस्से में दोबारा से किम जेहुन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको नीचे गिरा देता है। लेकिन इस बार किम जेहुन अपने साथ काफी सारे बंदे लेके आ रखा होता है और वो सारे के सारे किम शिन के ऊपर झपट पड़ते हैं। इनके बीच में पंगे होते हैं और ऑब्वियसली ज्यादा मार किम शिन ही खाता है क्योंकि वो अकेला होता है और इस वक्त तक वो एक आशासन भी नहीं था। और स्टूडेंट्स की इस छोटी मोटी लड़ाई के बीच में ना जाने क्यों यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उन 8-10 बंदों को नहीं पकड़ते जिन्होंने किम शिन को मारा है, बल्कि किम शिन को पकड़ते हैं जिसका पहले से ही मुंह का नक्शा बिगड़ा पड़ा है मार खाने की वजह से। क्योंकि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ने पुलिस वालों को यही बताया कि किम शिन की गलती थी, क्योंकि किसी के भी अंदर ये बोलने की हिम्मत नहीं थी कि गलती किम जेहुन की थी और किम जेहुन ही उससे फाइट कर रहा था। इसलिए किम शिन को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। किम शिन की बातों में कोई यकीन नहीं करता कि उसकी गलती नहीं है सिवाय उसके फादर के। उसके फादर उसको कहते हैं, बेटा चिंता मत करो क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। और क्योंकि किम शिन के फादर खुद एक डिटेक्टिव होते हैं, इसके बाद वो कासल के बारे में खुद से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं ताकि उनको पता चल सके कि किम जेहुन किसकी चौड़ में इतना ज्यादा उछलता है। और इन्वेस्टिगेशन करते करते उन्हें कासल ऑर्गेनाइजेशन की एक कमजोरी भी मिल जाती है जो कि उन्हें बिल्कुल भी ढूंढनी नहीं चाहिए थी। धीरे धीरे करके किम शिन के फादर कासल के बारे में और ज्यादा जानने लगते हैं, जो कि कासल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए कासल ऑर्गेनाइजेशन के बंदे किम शिन के फादर को अपने रास्ते से ऐसे हटा देते हैं जैसे वो कोई चींटी हो, यानी कि किम शिन के फादर की जान ले ली जाती है। और जब किम शिन को ये पता चलता है तो लिटरली ये बंदा खून के आंसू रोता है और इसके बाद से ही शायद उसने डिसाइड करा होगा कासल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का। लेकिन इसके बाद कासल ऑर्गेनाइजेशन उसके टीचर को भी जान से मार देते हैं। इन सारी पुरानी मेमोरीज के बाद हम दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे किम शिन फाइनली किम जेहुन से बदला लेने के लिए आ रखा है हाशोंग कंस्ट्रक्शन में। और हाशोंग कंस्ट्रक्शन का मेन बंदा जिसको सब क्लीनर कहते हैं वो अपने काफी सारे बंदों के साथ 15 मिनट के अंदर हाशोंग कंस्ट्रक्शन पहुंचने वाला है। इसलिए किम शिन को इससे पहले यहाँ पे अपना काम खत्म करना पड़ेगा। एक तरफ किम डैग्योन और वू जिन फाइट कर रहे होते हैं डायरेक्टर नैम से, जो कि काफी खतरनाक बंदा है। दूसरी तरफ जिंटे की फाइट चल रही होती है होंग बॉमिन से। जिंटे ने होंग बॉमिन के ऊपर काफी सारे कट्स मार दिए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होंग बॉमिन जिंटे के ऊपर लगातार हमले करे जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, मेरा काफी ज्यादा खून बह चुका है, अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। जिंटेस के हमलों से बार बार बच रहा होता है और ये सोच रहा होता है आखिर इस बंदे को बार बार ऐसे हिलने से रोकूं कैसे। इसलिए ये एक प्लान बनाता है कि जिंटे को लालच देगा खुद को मारने का। ये ऐसी एक्टिंग करेगा जैसे ये पूरा का पूरा थक चुका है और जैसे ही जिंटे उसके पास उसको मारने के लिए आएगा तो ये जिंटे के लेफ्ट पैर को फाड़ देगा। और जब ऐसा होगा तो जिंटे की मौत तय है। लेकिन जिंटे अब भी इसके ऊपर कट्स मारे जा रहा होता है और ये अपने प्लान को कामयाब बनाने की सोच रहा होता है। जिंटे एक सेकंड भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करता और होंग बॉमिन के कट्स पे कट्स पड़े जा रहे होते हैं। होंग बॉमिन की चाल यहाँ पे काम नहीं आती, लेकिन इसी दौरान उसके पैर पे, हाथ पे, पेट पे और चेस्ट पे काफी गहरे कट्स पड़ चुके होते हैं और ये बंदे की हालत फाइनली खराब हो चुकी होती है और ये खून थूकता हुआ जमीन में गिर जाता है और अपने मन में कहता है, शिट, इसको मैं अपने जाल पे नहीं, ये अपने जाल पे फंसा रहा था। मुझे इससे पहले से पता था मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरी साफ हार है। इसका काम 25 करने के बाद जिंटे अपने चाकू से खून झटकता है और कहता है, अब तक मैंने कोरिया में जितनों से भी फाइट करी है तो उनमें से ज्यादातर से बेहतर है। दूसरी तरफ येशुल ने भी काफी सारे छोटे मोटे बंदों को मार के गिरा दिया होता है और अपने मन में कहता है, यहाँ के ये गैंगस्टर्स होयम के गैंगस्टर्स से काफी खतरनाक हैं। हमारा प्लान अभी काफी सही चल रहा है, लेकिन हमारे काफी सारे बंदे थक चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। अगर किम शिन और ज्यादा देर करेगा तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन इतने में ही हाशोंग कंस्ट्रक्शन के काफी सारे गार्ड्स इन लोगों की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। ऊपर से येशुल और उसके बंदे काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए इन बंदों को देख के येशुल के पसीने छूट चुके होते हैं और चिल्ला के कहता है, लॉन्डो तैयार हो जाओ,
कुछ हरामजादे हमारी तरफ आ रहे हैं। येशुल को कंडीशन अब पूरी समझ आ चुकी होती है कि इन सारे लोगों को हराना अब आसान नहीं होगा क्योंकि ये लोग थक चुके हैं पहले ही। इसलिए येशुल अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इन सबको हैंडल कर पाएंगे। लेकिन येशुल को अभी पता नहीं है कि उसके साथ जो पीले बाल वाला बंदा है वो है कौन। जिंटे अपना चश्मा निकालता है और सीरियस तरीके से कहता है, गोरिल्ला प्रेसिडेंट, वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है जब तुम सबको घर चले जाना चाहिए। येशुल को समझ नहीं आता जिंटे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कहता है, अबे ओए पीले बालों वाले बंदर, आखिर तू क्या बोल रहा है? हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पे तू कुछ भी बोले। हमारे ऊपर सरप्राइज अटैक हुआ है और हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। लेकिन ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तेरे सामने अब जो होने वाला है, आराम से बैठ के बस देख और एंजॉय कर। दूसरी तरफ काफी सारे बंदे इन्हीं लोगों की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं और जिंटे भी उन्हीं की तरफ भाग पड़ता है। पहले जिंटे इनमें से 2 के हमलों को डॉच करके इन सब के बीच से रॉकेट की तरह निकलता है, इनके कट्स मारता हुआ। कुछ बंदे उसके पीछे से आते हैं उसको कुल्हाड़ी से काटने के लिए, लेकिन जिंटे उन दोनों को भी ऐसे काट देता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। बट जिंटे अब भी काफी सारे बंदों से घिरा होता है और लगातार अपनी हैरान कर देने वाली स्पीड के साथ उन सबको एक एक करके 4-4, 5-5 करके काट रहा होता है। हाशोंग कंस्ट्रक्शन का एक बंदा जो ये सब कुछ देख रहा होता है अपने मन में कहता है, आखिर ये चल क्या रहा है? क्या ये इंसान ही है? मुझे किसी भी हथियार से डर नहीं लगता, लेकिन जब बात चाकू की आती है तो मेरी रीढ़ की हड्डी कांप जाती है। लेकिन आखिर ये बंदा सिर्फ चाकू के साथ हम लोगों के ऊपर ऐसे हमला कैसे कर रहा है? क्या इसे डर महसूस नहीं होता? इतने में ही जिंटे का हाथ इसकी तरफ भी आता है और जिंटे ने इसकी गर्दन में चाकू लगा दिया होता है। इतने में ही ये चिल्लाने लगता है, रुक जाओ, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे छोड़ दो। जिंटे इसको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा होता है और अगल बगल वाले बंदों को काटे जा रहा होता है और एंड में इसी के बंदों के ऊपर धक्का देके सबका बैलेंस बिगाड़ के सबको काट देता है। इतने में ही 2 बंदे अचानक से जिंटे के ऊपर चाकू से हमला करते हैं, लेकिन जिंटे पीछे वाली दीवार पे अपना पैर मार के आगे की तरफ जंप करता है और इन दोनों बंदों को भी निपटा देता है। एक बंदा दूर से आ रहा होता है जिंटे को मारने के लिए, लेकिन जिंटे सीधा चाकू फेंक के उसके सर पे मारता है। इस बंदे को हेडशॉट देने के बाद एक दूसरा बंदा जिंटे के ऊपर अपने चाकू से हमला करता है, लेकिन जिंटे अपने चाकू वाले हाथ से ही उसके हाथ को रोक लेता है और अपने हाथ से चाकू को छोड़ के दूसरे हाथ से कैच करके इसका भी काम 25 कर देता है। हाशोंग कंस्ट्रक्शन के ये इतने सारे बंदे होते हैं, उसके बावजूद भी इन सबको जिंटे के रूप में अपनी मौत नजर आ रही होती है और जो येशुल अब तक भागने की सोच रहा था, ये सब कुछ देख के उसका दिमाग काम करना बंद हो चुका होता है। इसलिए अपने मन में कहता है, आखिर ये साला है क्या? मैंने आज तक ना कुछ ऐसा देखा है और ना ही सुना है। आखिर किम शिन और ये बंदा है कौन? और क्योंकि येशुल अब तक यहाँ से भागने की सोच रहा था, इसलिए उसके आत्मसम्मान में चोट पहुंची है। इसलिए वो अपने नंबर 2 के बंदे को कहता है, तो बाकी के लोगों को संभाल जो हमारे जख्मी हैं, मैं इनको देखता हूँ। येशुल भी आगे बढ़ चलता है फाइट करने के लिए और 2 बंदे उसके ऊपर चाकू से हमला करते हैं, लेकिन येशुल दोनों की गर्दन पकड़ के दोनों को जमीन में पटक देता है ताकि वो अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस पा सके। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टर नैम ने वूजिन और डैग्योन का कुत्ता बना रखा होता है मार मार के। डैग्योन और वूजिन के ऊपर डायरेक्टर नैम इतना ज्यादा भारी पड़ रहा होता है कि उन्होंने अब जीतने की सोच छोड़ ही दी होती है। ये दोनों मिलके भी डायरेक्टर नैम को नहीं हरा पा रहे होते और वूजिन को साफ नजर आ रहा होता है डैग्योन अपनी लिमिट्स में पहुंच चुका है और युनड्योक्सु लोगों से फाइट करते हुए भी किम डैग्योन इंजर्ड हो गया था और उसकी चोटें अभी भरी नहीं है। इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो वूजिन और डैग्योन यहाँ पे दोनों मारे जाएंगे। ये सारी बातें वूजिन ने सोच ली होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डायरेक्टर नैम का समय यहाँ पे बर्बाद करेगा ताकि बाकी के सारे बंदे यहाँ से जा सके और ऐसा करने के लिए वूजिन अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। वूजिन हिम्मत करके उठता है और डायरेक्टर नैम के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन डायरेक्टर नैम उसको डॉज करके वूजिन के पेट में एक बढ़िया सा पंच मारता है। बट वूजिन ने डायरेक्टर नैम का कोट पकड़ लिया होता है और अपना सर सीधा इसके मुंह पे देके मारता है। ये एक सरप्राइज अटैक होता है, इसलिए नैम हल्का सा पीछे होके कहता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था तू मेरे ऊपर इस तरीके से भी हमला कर सकता है। इसके बाद नैम वूजिन को सीधा उठा के फेंकता है और वूजिन एक कांच तोड़ता हुआ आगे जाके गिरता है। वूजिन जमीन में टप्पा खा के जैसे ही हल्का सा ऊपर आता है तो नैम उसके मुंह पे मुक्का मार के उसको दोबारा से जमीन में चिपका देता है। वूजिन तरसी हुई आंखों से जैसे ही नैम की तरफ देखता है तो उसके मुंह पे एक लात पड़ती है और वो दोबारा से हवा में उड़ता हुआ दूर जाता है। वूजिन की हालत खराब हो चुकी होती है और वो अपने मन में कहता है, आखिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे क्यों बिताई? मेरे टीचर ने मुझे छोड़ दिया, मैं इसी बात में उनको ब्लेम करता रहा। जब वूजिन फैक्शन मुसीबत में था
मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं करा। जितनी मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए थी मैंने उतनी नहीं करी। नैम अभी वूजिन के पास ही आ रहा होता है उसका और ज्यादा गंदा कुत्ता बनाने के लिए। इतने में ही डैग्योन पीछे से झपट पड़ता है नैम के ऊपर, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि नैम एक कोहनी मारता है डैग्योन के पेट में और डैग्योन के मुंह पे एक और बढ़िया वाला मुक्का बस पड़ने ही वाला होता है। इतने में ही नैम को एहसास होता है उसके पीछे से उसके ऊपर हमला हो रहा है। दरअसल वूजिन अपनी पूरी हिम्मत जुटा के दोबारा से चढ़ चुका होता है नैम के ऊपर। वूजिन लगातार अंधाधुन नैम के ऊपर पंचेस मारे जा रहा होता है और नैम उनको ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है, इसके पंचेस पहले से काफी ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन ये थक चुका है। इतना थक चुका है कि मैं कह सकता हूँ इसके अंदर जान नहीं बची। ये सोचते हुए नैम वूजिन के ऊपर एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है, लेकिन पीछे जाते जाते वूजिन भी उसके ऊपर एक लात मार के उसको पीछे कर देता है। नैम को समझ नहीं आ रहा होता कि इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये बार बार उठ क्यों रहा है और बार बार मुझसे लड़ने क्यों आ रहा है। नैम स्पीड में वूजिन की तरफ बढ़ता है और वूजिन नैम के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन नैम इसके पंच वाला हाथ पकड़ के इसकी टांग में लाते मार के इसको उड़ा देता है। और वूजिन जब जमीन में गिर रहा होता है तो गिरते गिरते भी नैम के मुंह पे एक पंच मार देता है। वूजिन ने यहाँ पे अपनी पूरी जान लगा दी होती है और नैम अपने मन में कहता है, आखिर इसने ये सब कहाँ से सीखा। लेकिन वूजिन वापस से उठ के नैम के ऊपर काफी सारे पंचेस की बारिश कर देता है, लेकिन नैम बढ़िया सी टाइमिंग देख के इसकी कमर पे एक बहुत बढ़िया लात मारता है जिससे वूजिन के मुंह से खून निकलने लगता है और नैम एक मुक्का मार के इसको पीछे कर देता है। वूजिन एक टेबल से टकराता है और सीधा अपने घुटनों के बल आ जाता है और इसी पल उससे याद आता है एक बार उसके मास्टर ने उसको कहा था, भले ही तू पूरा खून से सना हुआ हो, तेरे पैरों पे ताकत ना हो खड़े होने की, उसके बावजूद भी कभी भी अपना गार्ड डाउन मत करियो। और छोटे वूजिन ने जो ये बात बचपन में सुनी थी उसे अब तक याद होती है, इसलिए अब भी इतनी गंदी मार खाने के बावजूद भी इस बंदे ने अपना गार्ड डाउन नहीं करा होता। और नैम को रियलाइज होता है जो नैम ने इसकी कमर में बढ़िया सी लात मारी थी वो इसके ठीक से नहीं पड़ी, क्योंकि वो लात खाते हुए इसने अपनी कमर को थोड़ा सा मोड़ लिया था जिस वजह से इसको डैमेज कम मिला। यही सारी बातें सोचते हुए नैम अपने मन में कहता है, ये बहुत ही डरावने तरीके से मेरे ताकत की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। मानना पड़ेगा ये बंदा ताकतवर है और इस जैसे बंदे काफी ज्यादा कम होते हैं। मुझे पूरा यकीन है अगली बार जब मैं इससे मिलूंगा तो ये और ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा, इसलिए आज मैं इसको यहाँ से जिंदा जाने नहीं दे सकता हूँ। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे की तरफ भाग पड़ते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। पर इतने में ही इन दोनों को एक गोली चलने की आवाज आती है और नैम ये सोच रहा होता है आखिर ये गोली कहाँ चली। दरअसल ये गोली और कहीं नहीं किम जे-हुन के ऑफिस में चली होती है और किम जे-हुन ने ही चलाई होती है किम शिन के ऊपर। ये गोली चलाने के बावजूद किम जे-हुन के पसीने छूट रहे होते हैं और कहता है, गुड बाय किम शिन। लेकिन दूसरी तरफ शिंटे अब भी हाशोंग कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहा होता है। शिंटे यानी कि क्लीनर उसकी अभी हाशोंग कंस्ट्रक्शन में किसी से बात भी नहीं हो पा रही होती है, इसलिए उसे चिंता हो रही होती है। लेकिन अभी हाशोंग कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टर नैम मौजूद है, ये उसके लिए एक अच्छी बात होती है क्योंकि डायरेक्टर नैम एक ताकतवर बंदा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने कार की स्पीड बढ़ाते हैं ताकि जल्द से जल्द हाशोंग कंस्ट्रक्शन में पहुँच के किम जे-हुन को बचा सके। पर इतने में ही इनके सामने कुछ बाइक वाले आ जाते हैं जो कार के शीशे के ऊपर अंडे वगैरह फेंक के मार रहे होते हैं ताकि इन लोगों की स्पीड थोड़ी सी हल्की हो सके, ये ठीक से कार ना चला पाए। ऑब्वियसली ये अंडे फेंकने वाले लोग किम शिन के ही होते हैं और क्लीनर सोच रहा होता है ये हरामजादे कितनी ज्यादा चालबाजी करते हैं। क्लीनर किम शिन की ट्रिक्स में बार बार फंसे जा रहा है। दरअसल इन बाइक वाले लोगों को लीड कर रही होती है चा शोमिन जो अभी कार में होती है यहीं पे। ऑब्वियसली चा शोमिन ये इसलिए कर रही होती है ताकि किम शिन लोगों को अपना काम करने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा समय मिल सके और मन ही मन विश कर रही होती है कि किम शिन अपना काम जल्दी ही निपटा ले। दूसरी तरफ किम जे-हुन ने अभी अंधेरे में एक फायर करा है किम शिन के ऊपर, लेकिन उसे अंधेरे में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा होता, इसलिए अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या उसने किम शिन को गोली मार दी या फिर नहीं। यहाँ पे अभी कैंग चैंग शियोक भी मौजूद होता है जो अपने मोबाइल की लाइट जला के देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन किम जे-हुन उसको चिल्ला के कहता है, हरामजादे आखिर तू क्या कर रहा है, वहाँ पे खड़ा खड़ा उसको मार जाके। भले ही कैंग चैंग शियोक किम जे-हुन के लिए काम करता है लेकिन अभी अपने मन में कहता है, किम जे-हुन हरामजादे अभी उसको मारने के बारे में कोई सोच नहीं सकता है, ऊपर से इसके बंदूक के निशाने इतने अच्छे नहीं हैं। अगर मैं इन लोगों के पास गया तो गोली मुझे भी लग सकती है और ये मुझे बोल रहा है मैं उसको मारूं, आखिर मैं इस मॉन्स्टर का कर ही क्या सकता हूँ। कैंग चैंग शियोक ने किम शिन को देख लिया होता है और उसकी फटके 4 हो चुकी होती है, लेकिन किम शिन कैंग चैंग शियोक को नहीं मारता और उससे आगे चला जाता है। कैंग चैंग शियोक को फिर भी डर लग रहा होता है कहीं किम शिन एक्टिंग ना कर रहा हो उसको छोड़ने की, लेकिन जो भी हो कैंग चैंग शियोक के पास अभी यहाँ से भागने का बहुत बढ़िया मौका होता है, इसलिए अपनी वो मोबाइल की लाइट
ऑफ करके यहाँ से भागने लगता है। किम जेहोन को जैसे ही भागने की आवाज सुनाई देती है तो चिल्ला के कहता है, हरामजादे, तूने लाइट क्यों बंद कर दी और भाग क्यों रहा है? कुत्ते वापस आ जा। याद रखियो, बाद में जब तू मुझे मिलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर इतने में ही किम जेहोन को कुछ फुट स्टेप्स की आवाज आती है जो उसी की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। इसलिए किम जेहोन बौखलाहट में आगे की तरफ अंधाधुंध फायर करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर रह किम शिन हरामजादे। लेकिन फायर करते करते उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, जिस वजह से वो अंदर से और ज्यादा डर चुका होता है और डरते डरते एक गोली गन के अंदर लोड कर रहा होता है। पर इतने में ही उसके बगल से एक हाथ आता है और उसके हाथ से गन ले लेता है। अब किम जेहोन के हाथ में सिर्फ एक गोली बचती है जिसको वो लोड कर रहा था। अंधेरे में किम जेहोन को पता भी नहीं चला था कि ये हाथ आया कब और कैसे आया। लेकिन किम जेहोन बौखलाहट में एक मुक्का मारता है अंधाधुंध। लेकिन किम जेहोन किम शिन को देख के मुक्का नहीं मार सकता तो बिना देखे अंधेरे में कैसे मारेगा। ये खाली मुक्का हवा में चलाने के बाद किम जेहोन के मुंह पे एक रैप्टा पड़ता है और एक रैप्टे में ही इसकी नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद किम शिन इसके घुटने के पीछे लात मार के इसको घुटनों के बल जमीन में गिरा देता है। लेकिन इस हरामजादे की अकड़ अब भी खत्म नहीं हुई होती। अपनी नाक पे हाथ लगाते हुए किम शिन को कहता है, तुझे पता है ना 10 साल पहले क्या हुआ था? अगर तूने मुझे अभी छूने की कोशिश करी तो कासल तुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन किम शिन के ऊपर इसकी बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता। वो इसी की गन में एक बुलेट लोड कर रहा होता है। इसलिए किम जेहोन की और ज्यादा हालत खराब हो रही होती है और कहता है, अरे हाँ, तुझे होयाम सिटी में अधिकार चाहिए था ना, मैं तुझे वो देता हूँ। देख अब हम बड़े हो चुके हैं, हमें बात करके निपटा देना चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन किम शिन बुलेट लोड कर चुका होता है और कहता है, स्कूल टाइम पे जब तू गैंगस्टर बनने की एक्टिंग करता था उस वक्त भी तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं था। और इसी के साथ बुलेट फायर करके बिल्डिंग के शीशे को तोड़ देता है। और ये सब कुछ किम जेहोन को तैयारियां लग रही होती हैं उसकी मौत की। इसलिए वो एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है, हे तू एक अच्छा इंसान है, देख प्लीज ऐसा मत कर। देख मैं तुझे अपनी कंपनी का हिस्सा भी दूंगा एक। लेकिन किम शिन इसकी कनपट्टी में गन की नोक रखता है और कहता है, आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर। किम शिन अभी इसे बिल्डिंग के उस कोने पे लेके आ चुका होता है जहाँ पे उसने कांच तोड़ा था बुलेट से। और अब अगर यहाँ से किम जेहोन को हल्का सा भी धक्का पड़ गया तो वो बहुत ज्यादा नीचे जाके गिरेगा जहाँ पे उसकी हड्डी भी चकनाचूर हो जाएगी। इतनी ऊंचाई से गिरने के डर से किम जेहोन के आंसू निकल चुके होते हैं और कहता है, शिन मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। तुझे नहीं लगता तुझे ये नहीं करना चाहिए? देख मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तेरी बाप के मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तेरा बाप ही कासल के मामले में टांग अड़ा रहा था क्योंकि उसके बच्चे को सिर्फ हमने जेल भेज दिया था बस इसलिए। और इसी वजह से कासल वालों ने तेरे बाप को मार डाला। देख इसमें तेरी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर तू स्कूल टाइम पे हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता तो तेरे साथ वो सब कुछ नहीं होता। मतलब ये हरामजादा भी मरने की कगार में खड़ा होता है, उसके बावजूद भी पागलों जैसी बातें कर रहा होता है। इसलिए किम शिन कहता है, क्या तुझे बस यही कहना था? हरामजादे, तू मेरे मुंह से और क्या सुनना चाहता है? मुझे छोड़ दे, नहीं तो कासल वाले तुझे मार डालेंगे। शिन इसके हल्के से एक लात मारता है और कहता है, अपना मुंह बंद कर। और ये बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरने लगता है। दूसरी तरफ वोजिन और डायरेक्टर नैम के जहाँ पे पंगे चल रहे होते हैं, उन दोनों ने ही गोलियों की काफी सारी आवाजें सुनी होती है। इसलिए वोजिन अपने मन में सोच रहा होता है कि कहीं वो गोलियां किम शिन को ना लगी हों। और अभी डायरेक्टर नैम ने भी अपने हाथ में नकल पहन लिए होते हैं जिसको मैं पंच कहता हूँ, और तैयार होता है वोजिन का दोबारा से कुत्ता बनाने के लिए। इसी के साथ एक बार फिर से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं और लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रहे होते हैं। लेकिन वोजिन के हमले से डायरेक्टर नैम के ऊपर तो ज्यादा असर नहीं हो रहा होता, लेकिन वोजिन की हालत ज्यादा खराब हो रही होती है। डायरेक्टर नैम के नकल पंच की वजह से उसकी नाक की हड्डी भी टूट चुकी होती है और वोजिन को ये भी पता होता है कि इसके हमलों को डॉज करने का या फिर ब्लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ब्लॉक भी करूंगा तो भी ये डैमेज देगा ही। इसी के साथ नैम एक और खतरनाक सा पंच मारता है वोजिन के ऊपर और वोजिन अपनी पूरी जान लगा देता है इस पंच से बचने के लिए, इसको डॉज करने के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि डायरेक्टर नैम इस सिचुएशन में उसके पप्पा जी हैं। वोजिन के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का पड़ता है और वो सीधा जमीन में जाके गिरता है। लेकिन नैम इसको जान से मारने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा भागता है किम जेहोन के ऑफिस की तरफ उसको बचाने के लिए। लेकिन जिस गली में उसका ऑफिस होता है उसका नजारा देख के नैम हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे बंदे जमीन में लेटे पड़े होते हैं और किम शिन अभी डायरेक्टर नैम के बिल्कुल सामने ही खड़ा होता है जिसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। ये सब कुछ देख के डायरेक्टर नैम अपने मन में कहता है, लगता है मैंने इस बंदे को कम समझ लिया था। मैंने सोचा नहीं था ये अकेला ही इन सब का कुत्ता बना देगा। ये बंदा खतरनाक है
लेकिन मैं इसे दोबारा से खुद से भागने नहीं दूंगा। किम शिन अभी भागता हुआ इसी की तरफ आ रहा होता है क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता यहीं से है और नैम इसको रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है और क्लीनर्स का यहाँ पे आने का जो समय बचा होता है वो होता है सिर्फ 8 मिनट, यानी कि किम शिन अपना यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। किम शिन भागता हुआ डायरेक्टर नैम की ही तरफ जा रहा होता है और नैम उसको रोकने के लिए तैयार होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे ऊपर लेफ्ट से हमला करेगा या फिर राइट से हमला करेगा या फिर कहीं और से हमला करेगा या फिर भाग जाएगा। चाहे जो भी हो, डायरेक्टर नैम शिन को जाने नहीं देना चाहता, लेकिन शिन नैम के ऊपर हमला नहीं करता। वो बहुत ही स्पीड में उसकी टांग और हाथ के बीच से निकल लेता है और नैम का हाथ बस शिन के कोट को ही टच कर पाता है बट उसे पकड़ नहीं पाता। नैम ये सोच के हैरान होता है कि ये बंदा दूसरी बार उससे बच निकल भागा है, लेकिन अभी ये बातें सोचने के लिए नैम के पास ज्यादा वक्त नहीं होता। वो सीधा भागता हुआ जाता है किम जेहुन के ऑफिस में और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे किम जेहुन का ऑफिस होता है उसी के नीचे वाले फ्लोर में एक और जगह होती है, एक रूम होता है जहाँ पे हाशोंग कंस्ट्रक्शन का एक भोला भाला एम्प्लॉय बैठा हुआ होता है डर के मारे और अपने मन में सोच रहा होता है कि आज के बाद से ये कभी भी ओवर टाइम वर्क नहीं करेगा। और भला उस किम जेहुन हरामजादे ने ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पे इतने सारे गैंगस्टर्स ने हमला कर दिया। ये अपनी फैमिली की फोटो देख के मन में सोच रहा होता है अब इसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन जब ये सामने शीशे की तरफ देखता है तो इसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है जिससे काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है, इसलिए वो पास जाके देखता है और इसे समझ आता है ये और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमन वेस्ट है। साथ ही में इसको ऊपर से रोने की और चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, मॉम मुझे बचाओ, मॉम मुझे बचाओ। और अभी हमें पता चलता है किम शिन ने किम जेहुन को बिल्डिंग से पूरी तरीके से नीचे नहीं फेंका था, उसने किसी तरीके से इसको बिल्डिंग में लटका दिया है और किम जेहुन आगे से गीला और पीछे से पूरा पीला हो चुका है। यानी कि हाशोंग कंस्ट्रक्शन का सीईओ अभी बहुत ही ज्यादा बेकार कंडीशन में है और बेसुध होके बस एक ही बात बोले जा रहा होता है कि मुझे बचाओ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले किम शिन और किम जेहुन के बीच में क्या हुआ था हम इसके अगले सीन में वो देखते हैं। शिन ने जैसे ही इसके लात मार के इसको नीचे फेंका था तो ये नीचे गिरता नहीं है क्योंकि शिन ने इसके दोनों हाथ रस्सियों से बांध दिए होते हैं और अब ये बहुत ही ऊंची जगह से लटक रहा होता है जिस वजह से इसकी हालत खराब हो रही होती है क्योंकि इसको वैसे भी ऊंची जगहों से डर लगता है। ये रोते हुए चिल्लाते हुए किम शिन को कहता है, प्लीज किम शिन मुझे बचा लो, तुम्हें पता है ना मुझे ऊंची जगहों से डर लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं हर चीज के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, देखो मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा था। किम जेहुन मैं यहाँ पे तुझे आज जान से मारने के लिए आ रखा था, लेकिन तेरा चेहरा देख के मुझे बार बार यही याद आ रहा था कि तुझे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए, इसलिए मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। अगर मैं तुझे जान से मार देता हूँ तो तेरे लिए ये आसानी हो जाएगी, लेकिन तुझे मरना नहीं है, तुझे हर दिन डर में जीना है। तू अब जिंदा रहेगा और हर दिन माफी की भीख मांगेगा, तू हर दिन अपने किए पे पछताएगा। ये बात कभी मत भूलियो, इंसान जो बोता है वही खाता है और तूने जो कुछ भी करा है उस हिसाब से तुझे अधिकार नहीं है अभी मरने का। अपनी इस लाचारी को हमेशा याद रखियो और अपनी पूरी जिंदगी भर डर के मारे कांपता रहियो। तुझे मैं बस यही चीज करने की परमिशन दे सकता हूँ। मतलब यार सच में किम शिन ने क्या ही बदला लिया है इससे। आज तक मैंने किसी भी मानवा में नहीं देखा कि कोई इंसान आगे से गीला और पीछे से पीला हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो भी देख लिया। तो खैर अभी हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे नैम ने किम जेहुन को ऊपर खींच लिया होता है और किम जेहुन अभी बेसुध होके बोल रहा होता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। किम जेहुन की हालत देख के अब ऐसा लग रहा है जैसे वो पगला सा गया है। नैम को भी ये बात समझ आ चुकी होती है और वो अपनी नाक में हाथ लगाते हुए किम जेहुन की सेक्रेटरी को कहता है, क्या तुमने उन लोगों को यहाँ से बस ऐसे ही जाने दिया? दूसरे सीन में हम देखते हैं किम शिन के साथ के बंदे सारे यहाँ से भाग रहे होते हैं और हाशोंग कंस्ट्रक्शन के बंदे उनके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन अचानक से ही हाशोंग कंस्ट्रक्शन के बंदे एक जगह पे रुक जाते हैं। पीछे वाले बंदे चिल्ला के आगे वालों को कहते हैं, तुम रुक क्यों गए हो? दरअसल ये रुके इसलिए होते हैं क्योंकि इनके सामने साक्षात मौत खड़ी होती है, यानी कि जिंटे। जिंटे ने अभी कुछ ही देर पहले इनके कई 100 बंदों को अकेले ही निपटा दिया था, इसलिए उसके शरीर में इन्हीं लोगों का खून लगा हुआ होता है और इनको बहुत ही सीरियस तरीके से कहता है, अगर तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगियों से प्यार नहीं है तो तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो भी आगे आएगा उसमें से एक भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। इन बंदों की फटके 4 हो चुकी होती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी डायरेक्टर नैम को बोल रही होती है, सच कहूँ तो उन लोगों को पकड़ने के लिए अभी हमें क्लीनर की जरूरत है,
मैं बस ये सोच रही थी उन्हें बाद में पकड़ना सही रहेगा, क्योंकि उनके साथ एक इतना खतरनाक बंदा है जिसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। दूसरी तरफ किम शिन ने वूजिन को अपने साथ ले लिया होता है और उसे इस बिल्डिंग से बाहर लेके आ रहा होता है। डायरेक्टर नैम अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, उन कीड़ों की इतनी हिम्मत कि हमारी टेरिटरी में घुस आए, क्या उनका दिमाग खराब हो गया था? उन सबको इसकी कीमत अपनी जान दे के चुकानी होगी। और टूटे हुए शीशे से बाहर देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई हमारी टेरिटरी में घुस के हमारे ही ऊपर अटैक कर गया। और बिल्कुल इसी टाइम पे क्लीनर भी हाशोंग कंस्ट्रक्शन में पहुंच चुका होता है, लेकिन इस वक्त तक किम शिन लोग सारे के सारे यहाँ से निकल गए होते हैं। क्लीनर को पता चल चुका होता है हाशोंग कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ है, इसलिए अपने मन में कहता है, किम जेहुन का इतना अपमान हुआ है, ये जान के कासल चुप नहीं रहेगा। मुझे लगता है अब ये मैटर एक सरदर्दी बनने वाला है। दूसरी तरफ किम शिन के सारे बंदे टूटी फूटी हालत में यहाँ से वापस जा रहे होते हैं। इन्होंने अभी एक ऐसी जीत हासिल करी होती है जो इन्हें पहले नामुमकिन लग रही थी, लेकिन ये जीत हासिल करने के बावजूद भी कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि हाशोंग कंस्ट्रक्शन तो हाशोंग ग्रुप का सिर्फ आधा ही हिस्सा था और उनके आधे हिस्से से फाइट करने में इनमें से काफी सारे लोगों की हालत खराब हो चुकी है, जैसे की वूजिन और डैग्योन। और ऊपर से पूरी की पूरी कासल ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों के साथ है, यानी कि हाशोंग कंस्ट्रक्शन के साथ। इसीलिए किम शिन के बंदों को अच्छी तरीके से पता चल चुका होता है कि हाशोंग कंस्ट्रक्शन और इनके पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है, या फिर ये कहना सही रहेगा कि कासल और इनकी पावर के बीच में कितना बड़ा गैप है। और अब कासल वाले शांत नहीं रहने वाले। तो खैर अगले सीन में हम देखते हैं किम जेहुन की फोटो वायरल हो चुकी होती है सोशल मीडिया में, जब वो बिल्डिंग से लटक रहा था और आगे से गीला और पीछे से पीला था। क्योंकि किम जेहुन एक बहुत बड़ी हस्ती है, इसलिए काफी सारे लोग हैरान होते हैं कि आखिर इसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये किसने करा होगा। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे हाशोंग ग्रुप का चेयरमैन एक व्हील चेयर में आता है और उसके सामने खड़ा होता है किम टेहुन, किम जेहुन का बड़ा भाई। और जो बुड्ढा यहाँ पे आया है उसका नाम है किम योंग शंग, जो कि ऑब्वियसली बाप है किम जेहुन का। किम जेहुन का बाप अभी किम जेहुन की हालत देखता है। डॉक्टरों ने किम जेहुन को बांध रखा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भटक रहा होता है, इससे उसे चोट पहुंच सकती है। और बार बार अब भी बस यही चिल्लाए जा रहा होता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। यानी कि इस बावले को गंदा वाला ट्रॉमा हो चुका है। अपने बेटे की ऐसी हालत देख के किम योंग शंग कहता है, ये किसने करा? आखिर इतनी हिम्मत किसकी हुई जो हाशोंग ग्रुप को नीचा दिखाना चाहता है? अभी टेहुन को भी नहीं पता होता ये सब कुछ करा किसने है, लेकिन बुड्ढा जैसे तैसे सहारा लेके अपनी जगह पे उठता है और एक बंदे की गर्दन में डंडा मार के उसको जमीन में लेटा देता है और कहता है, हरामजादो, आखिर ये क्या चल रहा है? टेहुन, मुझे परवाह नहीं है वो लोग कौन हैं, लेकिन जिसने भी ये करा है उन्हें मेरे सामने लेके आओ। टेहुन यहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है चेयरमैन। इसके अगले सीन में हम देखते हैं चर्च का सीन, जहाँ पे बैठा होता है क्लीनर यानी कि शिंटे। उसके फोन में हाशोंग ग्रुप से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, जिसने भी किम जेहुन के साथ वो सब कुछ करा है उनके हेड को पकड़ के लेके आओ। शिंटे यानी कि क्लीनर अपने सर से अपनी टोपी हटाता है और हमें पहली बार इसका चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि अब इसको किसी को निपटाना है, इसलिए ये खुद से कहता है, मुझे माफ कर देना फादर, मुझे अब किसी और को निपटाना ही होगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और देखो यार, वैसे ये मानवा काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं इसको आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन इस मानवा में मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मैं चाह रहा था। इसलिए अगर आप चाहते हो मैं इसकी आगे की वीडियोस भी अपलोड करूँ तो इसमें अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।